Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel. In our previous video, we discussed about the theory of tragedy. The theory of tragedy. In this, we discussed about what is tragedy. This term was given by whom and where. Okay, and we also discussed about tragic hero and characteristics of tragedy. Okay, now today we are going to discussing another very important topic from Aristotle's theory. Okay, this theory of tragedy was given by a Greek critic Aristotle. Okay, so we are going to discussing about Aristotle's theory's most important topic. Which topic? The 6 elements of tragedy. Okay, 6 elements of tragedy, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है तत्व. इसके तत्व क्या हैं? उस दिन हमने पढ़ा था ट्रेजिडी क्या होती है, ये टर्म किसने दी है और कहाँ पर दी है, उसमें ट्रेजिक हीरो जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है वो कौन होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स उसमें होती है. अब उसी टॉपिक का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी. So in this video we will understand all 6 elements one by one in very simple and easy manner. By the end of this video you will have a clear understanding of why Aristotle considered these 6 elements very important to tragedy. So let's begin with first and most important element of tragedy. Okay, so how many elements are there? How many elements? In Hindi, elements means तत्व of how many elements of tragedy given by Aristotle in his theory. Theory of tragedy. कहाँ पर दी थी ये थ्योरी? पोइटिक्स, जो उनकी फेमस बुक है पोइटिक्स, उसमें ये थ्योरी उन्होंने दी थी. और अब उसमें जो ट्रेजिडी की थ्योरी दी थी उसी के हम 6 एलिमेंट्स, 6 तत्व आज डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से. ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी. कौन कौन से हैं ये 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजिडी?
So first element is plot. Okay. Second, character. Second is character. Then thought. Third is thought. Fourth, diction. Fifth, spectacle. And sixth, song. ओके ये 6 एलिमेंट्स होते हैं ट्रेजेडी के, 6 तत्व होते हैं ट्रेजेडी के। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये, प्लॉट क्या होता है, करेक्टर क्या होता है, थॉट क्या होता है, ऐसे वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट क्या होता है? प्लॉट का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय प्लॉट? प्लॉट का मतलब होता है, इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी। ओके, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी। जो भी घटनाएं होती हैं एक के बाद एक, पहले ये हुआ, फिर ये हो गया, देन ये घटना घटी। अब ये जो पूरी घटना हुई है, जैसे कि उसके साथ जो भी कुछ घटना घटी है, ट्रेजेडी हुई है, उस ट्रेजेडी को एक स्टोरी के फॉर्म में अरेंज करना। ठीक है, वो जो ट्रेजेडी हुई है उसमें जो जो इवेंट्स हुए एक के बाद एक, जो घटनाएं घटी हैं, उसको इस तरह से अरेंज करना कि वो एक कहानी, एक स्टोरी बन जाए। तो इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी। स्टोरी की फॉर्म में, कहानी की फॉर्म में उन इवेंट्स को अरेंज करने को ही हम प्लॉट कहते हैं। ओके, it means the arrangement of events in story। इवेंट्स को स्टोरी के फॉर्म में अरेंज करना, उसको कहते हैं प्लॉट। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लॉट है, इसको एरिस्टोटल ने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट बोला है ट्रेजेडी का। वैसे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर स्टोरी, हर इवेंट में जो भी कोई स्टोरी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं करेक्टर्स। ठीक है, करेक्टर्स, कौन कौन लोग उसमें भूमिका निभा रहे हैं। एक तो वो हो गया कौन? ट्रेजिक हीरो, ये करेक्टर हो गया। इसकी कोई जो फैमिली मेम्बर्स होंगे, फैमिली मेम्बर्स जो होंगे वो हो गए करेक्टर। इसके जो फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी होंगे, तो ये सब लोग क्या कहलाएंगे? ये जितने भी लोग एक स्टोरी में होता है, जिनके साथ कुछ हो रहा है, तो कहानी में जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम करेक्टर्स। ठीक है, तो करेक्टर्स ही नहीं होंगे तो स्टोरी कैसे बनेगी? किसके ऊपर बनेगी? करेक्टर्स का होना तो ज़रूरी है, करेक्टर्स होंगे तभी तो उनके ऊपर स्टोरी बनेगी। तो वैसे करेक्टर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ट्रेजेडी में सबसे इम्पोर्टेंट एरिस्टोटल ने जिस एलिमेंट को बताया है वो प्लॉट है। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये ट्रेजेडी का। इट इज़ द
मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये ट्रेजिडी में, एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी। ओके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 स्टार्स मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये ट्रेजिडी का। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको एरिस्टोटल ने क्या बोला है, इसको एरिस्टोटल ने क्या नेम दिया है, सोल, आत्मा। किसकी आत्मा? ट्रेजिडी की आत्मा, एक जो दुखद घटना हो रही है उसकी आत्मा। मीन्स व्हाट आई मीन टू से, इट इज़ कॉल्ड सोल ऑफ ट्रेजिडी। अब आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को, खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं इस चीज़ को कि जब एरिस्टोटल ने ट्रेजिडी का सोल ही बोल दिया है प्लॉट को, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा। बिकॉज सोल के बिना सब कुछ मतलब ना अधूरा है, सोल के बिना तो कुछ भी वो नहीं है। सोल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे बॉडी के अंदर सोल है, सोल से ही सब कुछ है, आत्मा है। वो आत्मा फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर हम ख़त्म हो जाएंगे, तो सोल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, सोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप सोल जब नेम दे दिया है, ट्रेजिडी का सोल जब प्लॉट को बता दिया है, तो आप खुद इस चीज़ से समझ सकते हैं कि मतलब ये ना मतलब ट्रेजिडी में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये, कि इसको सोल नेम दे दिया। सोल नेम देने के बाद तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोला था इसको एरिस्टोटल ने, सोल ऑफ ट्रेजिडी। ये आपके एमए के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। देन द नेम गिवन बाय एरिस्टोटल टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट प्लॉट। तो क्या नेम दिया एरिस्टोटल ने जो प्लॉट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजिडी का, उसको क्या नेम दिया है, सोल ऑफ ट्रेजिडी। ये इसका आंसर होगा। तो 2 मार्क्स में भी इसको पूछ सकते हैं, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं एमए में। देन इसको जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है उसमें भी इसको पूछ सकते हैं। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेजिडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, प्लॉट है। और प्लॉट को एरिस्टोटल ने क्या नेम दिया है, सोल ऑफ ट्रेजिडी। ओके, देन नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी। क्या है सेकंड एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी? व्हाट इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ ट्रेजिडी? वो है करेक्टर्स। अब आया है करेक्टर्स, कौन कौन लोग उसमें होंगे। ओके, फर्स्ट तो प्लॉट था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, अब आएगा करेक्टर्स क्या क्या हैं इसके, कौन कौन करेक्टर्स हैं इसमें, ये आएगा अब। ठीक है, सो करेक्टर्स का मतलब होता है इट मीन्स द पर्सन्स इन द स्टोरी, जो जो लोग उसमें हैं। मैंने बताया था ना, ट्रेजिक हीरो है एक, तो जिसके साथ ये घटना हो रही है उसको क्या कहेंगे हम, ट्रेजिक हीरो। मूवी में सबसे इम्पोर्टेंट कौन होते हैं, मूवी में कौन कौन होते हैं, हीरो होता है, हीरोइन होती है, दोनों की फैमिलीज़ होती है, दोनों के फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं। तो वो सब क्या हैं, वो सब करेक्टर्स हैं। ठीक है, वो सब करेक्टर्स हैं। तो ट्रेजिक हीरो हुआ, इसकी फैमिली हुई, फ्रेंड्स हुए, ओके, रिलेटिव्स हुए। तो ये जो सब लोग हैं ना, ये सब करेक्टर्स हैं। तो जो लोग एक स्टोरी में होते हैं, पर्सन्स इन द स्टोरी, इट मीन्स द पर्सन्स इन द स्टोरी, वो होते हैं करेक्टर्स। ओके, सो वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ करेक्टर इज, इट मीन्स पर्सन्स इन द स्टोरी। कहानी के अंदर जो लोग हैं उनसे है इसका मतलब। ओके, एंड जो ट्रेजिक हीरो होता है वो मैंने कल भी बताया था आपको, ट्रेजिडी थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कल भी बताया था कि जो ट्रेजिक हीरो होता है ना, जिसके साथ ट्रेजिडी हुई है, घटना हुई है, तो ये जो ट्रेजिक हीरो होता है ना, ये बहुत नोबल, ओके, ये बहुत नोबल एंड गुड पर्सन है, बहुत नोबल एंड गुड पर्सन है। लेकिन इसकी कोई मिस्टेक, कोई छोटी सी मिस्टेक और वीकनेस की वजह से इसकी लाइफ में ट्रेजिक फ्लॉ आ गया है, दैट लीड्स टू डाउनफॉल, जो उसको बहुत डाउनफॉल पर लेकर आ गया है। वो अच्छे खासे लेवल पर था, उसका डाउनफॉल पर लेकर आ गया है उसको, क्योंकि उसके साथ कोई ट्रेजिक फ्लॉ, कोई ऐसी घटना हो गई है जो उसकी खुद की गलती और कमज़ोरी की वजह से उसके साथ घटी है।
बाकी ये होने को नोबल है, महान इंसान है, अच्छा इंसान है, लेकिन इसके साथ जो ट्रेजिक फ्लो हुआ है उसकी वजह से इसकी लाइफ में डाउनफॉल आ गया है। ओके, तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर कौन हुआ? करेक्टर्स तो बहुत सारे, लेकिन करेक्टर्स में भी अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो कौन है? वो है ट्रेजिक हीरो, जिसके साथ घटना हुई है। वैसे तो सब करेक्टर्स का होना ज़रूरी है, लेकिन जिसके साथ घटना हुई है वो ट्रेजिक हीरो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी जब कोई मूवी होती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? हीरो हीरोइन का होता है। बाकी तो सब बैक स्टेज परफॉर्मर्स मानो, है ना, उनका तो टाइम टाइम पर रोल, लेकिन हीरो और हीरोइन जो होती है वो पूरी मूवी में हर जगह दिखते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी ट्रेजिक हीरो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है। देन थर्ड, what is the third element of tragedy? Thought. Okay, थर्ड एलिमेंट है थॉट। अब थॉट का मतलब क्या है? अब यहाँ पर थॉट का मतलब है, थॉट मीन्स द आइडियाज, द वर्ड्स, द आइडियाज, थीम्स एंड मैसेजेस एक्सप्रेस्ड इन द स्टोरी प्ले। ओके, कौन कौन से क्या आइडियाज़ होंगे? क्या आइडियाज़ होंगे? किस आइडियाज़ पे बेस्ड ये स्टोरी है? किस थीम पर बेस्ड? मतलब कोई थीम तो होती है ना, अगर कोई प्ले चल रहा है तो उसकी कोई ना कोई थीम तो होगी। कोई मूवी बन रही है तो किसी ना किसी थीम पे तो वो बनेगी। ठीक है, तो क्या आइडियाज़ उसमें डाले जाएंगे, क्या थीम है, किस थीम पर वो बनी है, और उस स्टोरी, उस प्ले में, मतलब ना प्ले में क्या मैसेज एक्सप्रेस किया गया है, क्या दिखाना चाहते हैं वो प्ले से, क्या समझाना चाहते हैं। ठीक है, मैसेज इज एक्सप्रेस्ड इन प्ले। ओके, तो ये तीनों चीज़ें होती है थॉट का मतलब। इट मीन्स द आइडियाज़, द थीम्स एंड द मैसेजेस एक्सप्रेस्ड इन द प्ले। ये है थॉट का मतलब, ये तीनों हैं थॉट का मतलब। ओके, इट शोज़ व्हाट द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट। ये हमें ये बताता है कि मतलब जो ऑथर है ना, जो प्ले को पूरा प्ले राइट कर रहा है, जो प्ले को लिख रहा है, प्ले जो करवा रहा है, तो मतलब वो ऑथर हमें क्या बताना चाहता है, क्या हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो वो होता है, वो दिखाना चाहता है ये थॉट। ओके, ये लाइन भी याद रखना ज़रूरी है। इट शोज़ what the author wants to communicate. Okay, wants to communicate। तो ये होता है हमारा थॉट का मीन्स। थॉट मीन्स आइडियाज, थीम्स एंड मैसेजेस एक्सप्रेस्ड इन प्ले एंड इट शोज व्हाट द ऑथर वांट्स टू कम्युनिकेट। देन थॉट के बाद नेक्स्ट है डिक्शन। डिक्शन एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ने सुन भी रखा है, और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए कुछ नई टर्म होती है, उन्होंने सुन रखा होता है लेकिन किसी अलग तरीके से सुन रखा होता है। मतलब मीनिंग तो सेम है उसका, कॉमन जब निकलेगा तो कि हाँ इसका, लेकिन सबको कुछ ना कुछ अलग वर्ड पता होता है उसके बारे में। तो डिक्शन किसी के लिए कॉमन होता है और किसी के लिए बहुत न्यू वर्ड होता है। लेकिन ये लिटरेचर है, इसमें ऐसे ही न्यू वर्ड्स आएंगे, इसमें ओल्ड लैंग्वेज नहीं चलेगी, ओल्ड वर्ड्स नहीं चलेंगे, इसमें ऐसे ही हर उस मीनिंग के लिए जो हमें मीनिंग पता है, लेकिन उसके लिए हर कुछ ना कुछ न्यू वर्ड्स देखने को मिलेगा। तो डिक्शन का मतलब होता है इट मीन्स द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज यूज्ड इन द प्ले। ओके, क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे प्ले में, किस तरह के शब्द डाले जाएंगे। ठीक है, क्या लैंग्वेज बोली जाएगी, है ना, कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी, इंग्लिश बोली जाएगी, हिंदी बोली जाएगी, ओके, गुजराती बोली जाएगी, पंजाबी बोली जाएगी, या कोई और लैंग्वेज बोली जाएगी। तो कौन सी लैंग्वेज बोली जाएगी एंड कौन से वर्ड्स जो है प्ले में यूज़ किए जाएंगे सबको, ऑडियंस को समझाने के लिए, जिससे कि ऑडियंस समझे। तो किस तरह के शब्द यूज़ होंगे, किस तरह की भाषा यूज़ होगी। तो ये सब चीज़ों का मतलब होता है डिक्शन। इट मीन्स द वर्ड्स एंड लैंग्वेज
used in the play. Okay, used in the play. And most important is कि good language makes the tragedy more effective. कोई भी स्टोरी हो, कोई भी हम पोएम पढ़ते हैं तो वो किस चीज़ से इफ़ेक्टिव बनती है, हमें कैसे इंटरेस्ट आता है उसमें, कि उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके वर्ड्स इतने अच्छे होने चाहिए कि हम जब पढ़ें तो हमें उनको पढ़ के इंटरेस्ट आए, हमें बोरिंग ना लगे. मतलब उसके जो वर्ड्स हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इफ़ेक्टिव, इंटरेस्टिंग, जिसको पढ़ के हमें मज़ा आए, इंटरेस्ट आए, जिसको पढ़ने का हमारा मन करे, आगे हम पूरी स्टोरी पढ़ें, पोएम पढ़ें, हमें अच्छा लगे, मज़ा आए पढ़ने में, हम उस चीज़ को बीच में से छोड़ के ना उठें. इतना अच्छा उसका लैंग्वेज होना चाहिए. तो जो एक गुड लैंग्वेज होती है ना, वो स्टोरी को, किसी प्ले को बहुत इफ़ेक्टिव बना देती है ना. ट्रेजिडी के जो ट्रेजिडी है उसको बहुत इफ़ेक्टिव बना देती है. सो गुड लैंग्वेज makes the tragedy more effective. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. ये ना मतलब कंबाइन में भी आ सकता है. जैसे एमए में जो है 3 सेक्शंस में आता है. सेक्शन ए जो 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चंस आते हैं. ओके, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के, जो 1 लाइन और 1 वर्ड आंसर्स के होते हैं. सेक्शन बी होता है 8 मार्क्स ईच, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चंस करने हैं. देन सेक्शन सी होता है 16 मार्क्स ईच, जिसमें से हमें ओनली 1 क्वेश्चन करना होता है. तो ये कंबाइंड में एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी विद 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ये भी पूछा जा सकता है. और अलग से 8 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन ऑल द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी. तो ये सारे एलिमेंट्स को याद रखना बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है. एट लास्ट मैं ये भी बताऊंगी कि मतलब सिंपल वे, सिंपल इजी ट्रिक क्या है, कौन सा ऐसा कोई ट्रिक या कोई लाइन या कोई कैप्शन हम बना सकते हैं जिससे कि हमें ये आसानी से याद रह जाए, क्योंकि ये कई बार याद रहते नहीं हैं. ओके, और जब आप एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करें, डिक्शन को एक्सप्लेन करें, तो ये वाले लाइन ज़रूर लिखना कि जो गुड लैंग्वेज होती है ट्रेजेडी को मोर इफ़ेक्टिव बनाती है. गुड लैंग्वेज मेक्स द ट्रेजेडी मोर इफ़ेक्टिव. ओके, नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर इज स्पेक्टेकल. क्या होता है ये स्पेक्टेकल? स्पेक्टेकल मीन्स विजुअल इफेक्ट. विजुअल इफेक्ट, विजुअल मीन्स दार्शनिक. ओके, मतलब जो वो इफेक्ट जो देखने में पड़ते हैं, मतलब हमको देखकर जो अच्छे लगे ना, जो जिसको देखकर हमारे ऊपर कोई अच्छा इफ़ेक्ट पड़े, तो उसको हम कहते हैं विजुअल इफ़ेक्ट. ओके, सो स्पेक्टेकल का मतलब होता है कि विजुअल इफ़ेक्ट्स, जैसे कि उनकी कॉस्ट्यूम्स को देखना, स्टेज का प्रेजेंटेशन देखना. विजुअल इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि अगर सिंपल लैंग्वेज में जैसे हम समझे ना, दृश्य प्रभाव, दार्शनिक प्रभाव है ना. कोई दृश्य हम देखते हैं तो हमें कैसे लगता है, यार अच्छा नहीं है या बहुत अच्छा है. ठीक है, कोई दृश्य हमने देखा, कोई सीन, दृश्य मीन्स सीन हमने देखा, और उसको देख करके जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, हमने कोई अच्छा सीन देखा, कोई मूवी चल रही है, सपोज़ करो कोई मूवी चल रही है, उसमें कोई अच्छा सीन आया है. ठीक है, अच्छा सीन क्या आया है, उसमें घूमने की जगह बहुत अच्छी आई है. ठीक है, एक मूवी के अंदर है ना, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा सीन आया है, जिसमें हीरो एंड हीरोइन जो है ना, एक्टर एंड एक्ट्रेस जो है, वो बहुत अच्छी जगह पर घूमने गए हैं. ठीक है, और उस जगह को देख करके हमारे ऊपर वाओ कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा पानी बह रहा है, पहाड़ हैं, बर्फ़ हैं, बहुत सुंदर लग रहा है. इस तरह से मतलब अलग अलग जो चीज़ें हम उसमें देखते हैं तो उसका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है. ठीक है, उनका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट जो पड़ता है ना,
तो वो होता है विजुअल इफ़ेक्ट, मतलब वो प्रभाव जो हमारे ऊपर देखने से पड़ा है, किसी चीज़ को देखने से जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है ना, तो उसको हम बोलते हैं विजुअल इफ़ेक्ट। ओके, विजुअल इफ़ेक्ट। तो स्पेक्टेकल का मतलब होता है, स्पेक्टेकल मीन्स, इट मीन्स द विजुअल इफ़ेक्ट्स ऑफ द प्ले। प्ले को देखने पर जो विजुअल इफ़ेक्ट, जो देखने में जिस चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है। अब क्या क्या विजुअल इफ़ेक्ट्स हुए, वो कॉस्ट्यूम्स हमने देखी एक्टर्स की, ठीक है, जो एक्टिंग उसमें कर रहे हैं उसकी, उनकी कॉस्ट्यूम्स देखी, उन्होंने स्टेज को किस तरह से प्रेजेंट किया है, जिस भी थीम पर वो स्टोरी बेस्ड होगी, प्ले बेस्ड होगा, उसी तरह से वो स्टेज का डेकोरेशन करेंगे, अलग अलग अच्छी अच्छी चीज़ें स्टेज पर लगाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर, ठीक है। और एक क्या होगा, सीनरी, किसी जगह पर सीनरी दिखाने की ज़रूरत है तो वो सीनरी दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ें देखकर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसको कहते हैं स्पेक्टेकल। ओके, स्पेक्टेकल से ही पता चल रहा है ना। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्ट्स होते हैं ना, अपने चश्मा लगाते अपन, स्पेक्टेकल्स जो होते हैं, उससे याद रख लेना, स्पेक्टेकल मीन्स देखना, ठीक है, विजुअल इफ़ेक्ट, देखने में जो हमारा इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर, उसको देखने में। सो इट मीन्स द विजुअल इफ़ेक्ट्स of the play such as क्या क्या, कॉस्ट्यूम्स, हमारे कॉस्ट्यूम्स को देखकर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। किसी शादी में गए तो ब्राइड का जो ड्रेस है बहुत सुंदर लगा, ठीक है, तो उसको देखकर हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो हो गया हमारा विजुअल इफ़ेक्ट। ओके, सो कॉस्ट्यूम्स हुआ, देन स्टेज प्रेजेंटेशन हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसी शादी में हमने स्टेज को भी देखा तो स्टेज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है कि बहुत सुंदर है, हमारी शादी में भी हम ऐसा ही करवाएंगे। तो इस तरह से आप इन टर्म्स को समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी, बहुत सिंपल वे में बन जाएगी और ये आपको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। स्टेज प्रेजेंटेशन एंड सीनरी, ओके, जहाँ जहाँ पर सीनरी दिखाने की ज़रूरत है, पीछे बैकग्राउंड में सीनरी दिखाएंगे वो प्रोजेक्टर पे। तो इन सब चीज़ों को देख करके हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस विजुअल इफ़ेक्ट को ही बोलते हैं हम। विजुअल मीन्स देखना, इफ़ेक्ट मतलब प्रभाव, देखने से जो प्रभाव पड़ रहा है उसको ही हम स्पेक्टेकल कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, एक इम्पोर्टेंट लाइन इसमें ज़रूर ऐड करना जब भी ये क्वेश्चन आए, तो जैसे उसमें हमने किया था अभी डिक्शन में कि गुड लैंग्वेज मेक्स द ट्रेजेडी मोर इफेक्टिव, इसमें भी ये लाइन ऐड करना, इट मेक्स द परफॉर्मेंस अट्रैक्टिव। मीन्स जो परफॉर्म करेंगे ना, उनके कॉस्ट्यूम्स को देखकर, अच्छे कॉस्ट्यूम्स होंगे तो कॉस्ट्यूम, स्टेज प्रेजेंटेशन, सीनरी सबको देखकर जो ऑडियंस होंगे, जो उनको देख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, उनकी तरफ वो और खींचे चले जाएंगे, उनको इंटरेस्ट आएगा, उनको मज़ा आएगा, वो अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ और देखने में उनको बहुत इंटरेस्ट लेंगे वो, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस को अट्रैक्टिव बनाता है, ये है इसका ऑब्जेक्टिव, इसका फ़ायदा ये है कि ये परफॉर्मेंस को अट्रैक्टिव बनाता है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज सॉन्ग, ठीक है, म्यूजिक। अब सॉन्ग का क्या एलिमेंट है यहाँ पर, क्यों है ये एलिमेंट, इसका मतलब होता है म्यूजिक, कॉरस, ठीक है। जो ग्रीक ट्रेजेडी में जो म्यूज़िक बजाया जाता है, जो कॉरस गाया जाता है ना, वो उसको कहते हैं सॉन्ग। सॉन्ग रिफर्स टू द म्यूज़िक एंड कॉरस यूज्ड इन ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी में जो म्यूज़िक यूज़ किया जा रहा है, जो कॉरस बैकग्राउंड में बज रहा है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बजेगा ये बजेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्या सिचुएशन जो है प्ले में चल रही है उसके अकॉर्डिंग जो म्यूज़िक बजेगा बैकग्राउंड में, या जो कॉरस बजेगा, कॉरस गाया जाएगा ना, उसको कहते हैं सॉन्ग, ठीक है। तो अभी जैसे मतलब कि कोई देखते हैं ना, हम सीरियल्स देखते हैं, अब उसमें कोई सैड मतलब वो चल रहा है ना, सैड व्यू चल रहा है, कुछ ऐसा व्यू चल रहा है बहुत दुख का, बहुत सैडनेस का, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि उसको देख करके नहीं होता, कई बार हम सीरियल्स देखते हैं
तो उसमें क्या होता है, बैकग्राउंड में ना म्यूज़िक बजता रहता है। अब कुछ जो है सैड व्यू चल रहा है, उसमें कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ दुखद चल रहा है, तो पीछे बैकग्राउंड में ऐसा ही साउंड बजाया जाता है, जिसको देख करके हमारे ऊपर क्या होता है, बहुत इमोशनल इफ़ेक्ट हमें पड़ता है। उसको देख के बहुत इमोशनल जो है वो लोग तो होते ही हैं, लेकिन उन्हें देखकर हम भी इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो सॉन्ग बजता है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं हम वो इसमें म्यूज़िक का काम कर रहा है, ठीक है। वो म्यूज़िक जो बज रहा है तो सॉन्ग। और इसका मतलब होता है, कॉरस का मतलब होता है कि गायक मंडली जो होती है ना, मतलब जो ग्रुप सॉन्ग गाते हैं, ग्रुप में खड़े होकर सॉन्ग गाते हैं, कॉरस गाते हैं, उसको कहते हैं कॉरस। गायक मंडली मतलब ग्रुप सिंगर्स, ग्रुप सिंगिंग जो होती है ना, ग्रुप सिंगिंग को कॉरस बोलते हैं, ग्रुप सिंगिंग को कॉरस बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप सिंगिंग। अभी ये जो क्रिश्चियंस वगैरह होते हैं ना, इनके बहुत गाए जाते हैं कॉरस। हर कोई भी फंक्शन है उसमें कॉरस गाते हैं ये लोग ना, ग्रुप सिंगिंग करते हैं, ग्रुप में खड़े होकर सिंगिंग करते हैं, और उसी ग्रुप सिंगिंग को कॉरस बोलते हैं। तो सॉन्ग का क्या मतलब है यहाँ पर, सॉन्ग रिफर्स टू म्यूज़िक एंड कॉरस, ठीक है, यूज्ड इन ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी में जो कॉरस यूज़ किया गया है, गाया गया है, या जो म्यूज़िक यूज़ किया गया है, उसको सॉन्ग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इमोशनल इफ़ेक्ट डालता है प्ले में। इमोशनल इफ़ेक्ट तो ऑलरेडी होता ही है, जैसा भी प्ले चल रहा है, खुशी का चल रहा है तो उत्साह रहेगा, है ना, और दुख का चल रहा है तो सब दुखी रहेंगे, सब टेंशन में रहेंगे, है ना, क्योंकि ये ट्रेजेडी है तो इसमें खुशी का माहौल नहीं होता है, इसमें दुख का ही रहता है। ट्रेजेडी का मतलब ही यही होता है एग्जैक्टली, ठीक है, कोई सैड इवेंट। तो इमोशनल जो इफ़ेक्ट होता है उसको ये इंक्रीज़, इमोशनल इफ़ेक्ट तो ऑलरेडी होता है, लेकिन उसको ये जो सॉन्ग है उसको और इंक्रीज़ कर देते हैं। अभी नहीं देखते हम, कुछ देखते हैं उसमें कोई म्यूज़िक पीछे बहुत ज़्यादा सैडनेस का बज रहा है, दुख होने का बज रहा है, जिससे कि हम क्या करते हैं, हमें भी वो सॉन्ग सुन करके, फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं देखते किसी की विदाई हो रही है, उसमें विदाई सॉन्ग बज रहा है, तो उसको देखकर हमारे भी इमोशंस जाग जाते हैं, हमें भी अंदर से दुख होने लगता है, हमें कई बार रोना आ जाता है। तो ये जो सॉन्ग हैं, पीछे बैकग्राउंड में जो सॉन्ग बजते हैं, ये इमोशनल इफ़ेक्ट को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, इमोशनल इफ़ेक्ट को ये इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके, सो कौन कौन से एलिमेंट्स, हमने 6 एलिमेंट्स पढ़े हैं अभी ट्रेजेडी के, ठीक है। प्लॉट पढ़ा, इट मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन स्टोरी, कैरेक्टर्स, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टेकल, सॉन्ग, ये 6 एलिमेंट्स हमने ट्रेजेडी के पढ़े हैं, ठीक है। देन अब इनके इम्पोर्टेंस क्या हैं, क्यों है ट्रेजेडी में ये एलिमेंट्स, अब हम इनका इम्पोर्टेंस देखेंगे। इम्पोर्टेंस भी कुछ होगा इनका, तभी तो ये हमारे बीच हैं इनमें। तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी, क्यों ज़रूरी है ये, वो चीज़ हम इसमें देखेंगे, ठीक है। नाउ सी, दे मेक ट्रेजेडी इफ़ेक्टिव, दे मेक ट्रेजेडी इफ़ेक्टिव, ट्रेजेडी को इफ़ेक्टिव बनाते हैं ये, ठीक है, प्रभावात्मक बनाते हैं। अगर हिंदी में बोले हम तो प्रभावात्मक बनाते हैं ये, बहुत अच्छा इसका प्रभाव, इन एलिमेंट्स को यूज़ करके जब कोई ट्रेजेडी को बनाया जाता है ना, तो उसको ये बहुत इफ़ेक्टिव बना देते हैं और अच्छा प्रभाव उसमें पड़ता है, ठीक है। देन they help to create pity and fear। अब मैंने कल बताया था आपको ट्रेजेडी का मतलब होता है इवेंट्स दैट क्रिएट्स द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर एंड एट लास्ट इट लीड्स टू कैथारसिस। कैथारसिस बताया था मैंने, कैथारसिस का मतलब कि प्योरीफिकेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है, इमोशनल रिलीफ। वो इमोशंस जब बाहर आ जाते हैं, इंसान के अंदर दबकर नहीं रह जाते, तो उनको इमोशनल रिलीफ मिलता है। कहते हैं ना, मुझे इस बात पे बहुत रोना आ रहा था और मैं रो लिया
तो मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, मेरे दिल भारी नहीं हो रहा है, मेरे दिल को बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तो उसको जो इमोशनल रिलीफ मिला, उसके इमोशंस बाहर आ गए, तो उसको ही लिटरेचर में क्या बोलते हैं, लिटरेचर में उस टर्म को बोलते हैं कैथारसिस। इमोशंस से रिलीफ मिलना, ठीक है, और इमोशंस का बाहर आ जाना, जिससे कि हमें आराम मिल रहा है, जो इमोशंस का जो प्यूरिफिकेशन हमारा हो गया है, ठीक है। कोई आरओ में सपोज़ कि पानी भरा है, अब उसको हमने पानी को बाहर निकाल दिया तो पानी का प्यूरिफिकेशन हो गया ना, अब और प्यूरिफाइड पानी उसमें आ गया है। सेम उसी तरह इमोशंस हमारे बाहर निकल गए हैं, हमने उन इमोशंस को अंदर दबा कर नहीं रखा, वरना वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हमारे बाहर आ गए तो मीन्स प्यूरीफाई हो गए, प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये पिटी और फियर मीन्स दया और डर के भाव को पैदा करने में हेल्प करते हैं, क्रिएट करते हैं ये, ठीक है। सॉन्ग बजेगा उससे क्रिएट होगा ये सब, समझ रहे। तो पिटी का मीन्स दया, कोई घटना जो ट्रेजिक, हीरो के साथ जो ट्रेजिडी हो रही है उसको देखकर दया आती है कि इसके साथ ये काश नहीं होता, और हमें डर भी लगता है, तो ये दया और डर के भाव को क्रिएट करता है। डर भी लगता है कि जो इसके साथ हुआ वो तो किसी के भी, हमारे भी साथ हो सकता है, इस चीज़ का हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर भी पैदा हो जाता है। देन नेक्स्ट थर्ड इम्पोर्टेंस इज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू कैथारसिस, ये मैंने अभी आपको बता दिया है, कैथारसिस का मैं आपको बता चुकी हूँ। लास्ट में पिटी एंड फियर का इमोशंस तो क्रिएट करते हैं, लेकिन लास्ट में दे कंट्रीब्यूट टू कैथारसिस, ओके। देन नेक्स्ट फोर्थ एंड लास्ट इम्पोर्टेंस इज दे इम्प्रूव द आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ प्ले। प्ले की जो आर्टिस्टिक वैल्यू है उसको इम्प्रूव करता है ये। कैसे? स्पेक्टेकल हो गया, जैसे कि है ना, विजुअल इफ़ेक्ट्स को देख करके, और थॉट, अच्छे आइडियाज़, अच्छे थीम्स एंड मैसेजेस उसमें होंगे, लैंग्वेज अच्छी होगी, तो इन सब से क्या हो रहा है, प्ले का आर्टिस्टिक वैल्यू इम्प्रूव हो रहा है। तो ये एलिमेंट्स जो हैं दे इम्प्रूव द आर्टिस्टिक वैल्यू ऑफ द प्ले, ओके, ऑफ द प्ले। तो ये इसके एलिमेंट, मतलब सॉरी, ये इन एलिमेंट्स के इम्पोर्टेंस है कि क्यों ये एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे हमने क्या क्या देखा। ट्रेजेडी का एलिमेंट्स देख लिया, इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स देख लिया। अब एट लास्ट हम किस कंक्लूजन पर आए, ये सब कुछ पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन पर आए हम, क्या निष्कर्ष निकला इस चीज़ का? इस चीज़ का ये निष्कर्ष निकला है, ठीक है, कि एरिस्टोटल के के 6 एलिमेंट्स हैं, ओके। प्ले, सॉरी, प्लॉट, नॉट प्ले, प्लॉट, कैरेक्टर्स, थॉट, डिक्शन, प्लॉट, कैरेक्टर्स, थॉट, डिक्शन, स्पेक्टेकल एंड देन सॉन्ग, ओके। तो ये 6 एलिमेंट्स हमने एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, और इन 6 एलिमेंट्स को पढ़ करके कंक्लूजन निकला है, अमंग दीज 6 एलिमेंट्स, ओके, अमंग दीज 6 एलिमेंट्स plot is the most important element of tragedy, ठीक है। एंड क्या बोला है इसको, एरिस्टोटल ने क्या नेम दिया है इसको, क्या बोला है, एलिमेंट्स ऑफ प्लॉट, क्या नेम दिया है, एंड called
द सोल ऑफ ट्रेजिडी। ओके, सोल ऑफ ट्रेजिडी इसको बोला है। ये इतना इम्पोर्टेंट, मतलब एरिस्टोटल जो है ना, इसको सोल, प्लॉट को किसको नेम दिया है, ये प्लॉट को नेम दिया है ये सोल ऑफ ट्रेजिडी। मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ सिंपल वे में, वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आई नो, बट मैं एक बार समझाती हूँ प्लॉट को, ठीक है। ट्रेजिडी का सोल मीन्स आत्मा बताया है। अब वो ये नेम दे करके मतलब ये बताना चाहते हैं रीडर्स को, ट्रेजेडी को सोल ऑफ ट्रेजेडी, सॉरी हाँ, प्लॉट को सोल ऑफ ट्रेजेडी बोलकर वो ये समझाना चाहते हैं कि जो प्लॉट है वो इतना इम्पोर्टेंट है ट्रेजेडी के लिए, इतना इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि आप उसको एलिमेंट नहीं, आप सोल मानकर चलो। जैसे सोल हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही प्लॉट ट्रेजेडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो इसलिए उन्होंने ये नेम दिया है जिससे कि हम समझ जाए कि सोल तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब सोल नेम दे दिया है इसको, सोल ऑफ ट्रेजिडी नेम दे दिया है इस एलिमेंट को, तो मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ओके, सो आई होप you all understand the concept of theory, the theory of tragedy, and you also understand very well in simple and easy way the 6 elements of tragedy. Okay, thanks for today.